और स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक मेड को दिखाती हैं जो कि कुछ ले जा रही होती है और हमें कुछ किताबों और कुछ पेंसिलों को दिखाती हैं। और जो मेड होती है वो कहती है कि योर हाइनेस, आपने एक बार फिर से कुछ नहीं खाया, कि हर कोई आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में है। और फिर कहती है आपको कुछ खाने की ज़रूरत है। और हमें हमारे हीरो जियोंग को दिखाते हैं जो कि एनएस एम्पायर का एक फर्स्ट एम्पायर होता है। और हमें कोई डार्क लाइट में कहता है कि ये बहुत ज़्यादा भयानक है। और जो लेडी होती है वो चिल्ला कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो होता है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस एक बुक के बारे में है। और हमें फिर से उस बुक के बारे में बताते हैं कि फ्लेम सिमर वॉरियर का इतिहास। और हम फिर से बताते हैं कि ये इतना नापसंद है और इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। और मुझे हैरानी की बात तो यह है कि इसका इम्पेरियल महल से कैसे हुआ था। और फिर जो मेड होती है वो कहती है कि महारानी होती है वो कहती है कि अम्पायर नापसंद किया जाना, ये कैसी कल्पना हो सकती है। और हम बताते हैं कि ये मेरे फ्यूचर को बताता है और ये मेरे प्रेजेंट के टाइम से सैकड़ों साल पुराना है। और ये किसी भी कल्पना की तरह हीरो और मॉन्स्टर का एक बैटल होता है। और हमें बताते हैं कि ये जो अम्पायर है वो पहले ही ढह चुका था और बांटा भी, और इसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई। और वॉरियर्स की मदद भेजने के बजाय हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा हो गया था और उसे कोई मदद भी नहीं दी गई। और एंड में जो हीरो था डेमन से हार गया और भयानक तरीके से वो मारा गया। और फिर जियांग होता है वो कहता है कि मानो ये फ्यूचर देख सकता है, ये बुक मुझे रियलाइज कराती है, लेकिन और वो उस बुक को वहीं पर फेंक देता है। और फिर जियांग कहता है कि एनएस एम्पायर के गिरने का कोई रास्ता ही नहीं है। और एनएस एम्पायर का ना ये जियोंग किंग है। और फिर जियोंग कहता है ये स्टोरी तुमको किसी भी तरह की फीलिंग होने देती है ना। और फिर जियोंग फिर कहता है ये तीसरे दर्जे की कल्पना है और इसको भूलना इम्पॉसिबल है। और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, जो मेरी मेमोरी है वो मुझे याद आ गई थी। और फिर कहता है कि मैंने बस इसके साथ अपना टाइम बर्बाद किया है, मैं पहले खाना खाऊंगा फिर हम बाहर चलेंगे। और मेड कहती है कि यस योर हाइनेस। और फिर जो एनएस होता है वो बैठ कर सोच रहा होता है अपने पास्ट के बारे में। और सारे लोग चिल्लाते हैं कि योर हाइनेस अमर रहें, आप ग्रेट हैं, आप लंबे टाइम तक जिएं, ये चिल्ला रहे होते। और फिर जो होता है ना हम एक खिड़की को दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या ये एंड है। और हमें फिर बताते हैं कि कुछ पाने के लिए और कुछ भी नहीं था और कहीं जाने के लिए भी नहीं। और ये सब वो सोच रहा होता है जी हम। और वो फिर कहता है कि ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग है। और फिर हमें एक महल को दिखाती हैं और कोई कहता है कि हाँ और कहता है कि क्यों। और फिर ना एक जो आदमी होता है प्रिंस को लेकर भाग रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ कोई क्यों नहीं है, क्यों। और वो फिर कहता है कि यहाँ तक कि मॉन्स्टर नाइट यहाँ पर घुसपैठ भी कर चुके हैं और महल इतना खाली है कि मुझे ऐसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आदमी है जो इसका नाम फ्रीडो है। और फ्रीडो कहता है कि कोई और यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं है और ना ही कोई सुरक्षा है। और वो भागते हुए जाता है और कहता है और वो फिर कहता है कि भले ही वो कमज़ोर हैं लेकिन वो शाही सिंहासन के लिए लड़ाई में अगर वो हार गए तो वो अभी भी एनएस एम्पायर के वो एक प्रिंस हैं। और ना फिर जो फ्रेज़ो होता है अपने मन में कहता है कि भले ही मेरी बॉडी टूट जाए मैं हार नहीं मानूंगा। और अचानक से उसके सामने दो घुसपैठिए आ जाते हैं और एक घुसपैठिया उस पर अटैक तो करता है लेकिन वो उससे डॉज कर लेता है। और दूसरा घुसपैठिए की वो स्वॉर्ड थी वो उस पर मारकर डॉज कर लेता है। और फिर वो एक और जो घुसपैठिया था उस पर वार करता है, वो थोड़ा पीछे आता है। और फ्रेडो कहता है कि ये कायर मिलकर हमला कर रहे हैं। हाँ। और फिर से ये घुसपैठिया होता है वो कहता है मैं इसीलिए बच गया क्योंकि दरवाज़ा पीछे से बंद था और वो एक बूढ़ा आदमी, ऐसा फील होता है। और जो घुसपैठिए थे वो कहते हैं कि अब तुम कहीं पर नहीं जा सकते। और वो लोग गेट के सामने आ गए होते हैं। और वो फिर कहते हैं कि अब मैं इनसे अच्छे से निपट सकता हूँ। और फ्रेज़ो कहता है कि मेरे हाइनेस मुझे बस 1 मिनट दीजिए
और हाइनेस कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तुम्हारी लाइफ के पीछे आने की कोशिश करते हैं, मगर फ्रीडो कहता है कि ये फ्रीडो आपको मरते दम तक प्रोटेक्ट करेगा। बहुत सारे लोग जो थे फ्रीडो पर अटैक करते हैं, और जो फ्रीडो था बड़ी मुश्किल से उनके हमलों को डॉज कर रहा हो, और फ्रीडो कहता है उनसे कि तुम लोग कौन हो। और जो घुसपैठिए थे वो कहते हैं कि तुमको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कोई कहता है कि क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो, और वो नीचे गिर जाता है। और फिर जो जियांग होता है उसको दिखाकर बताते हैं, और वो अपने मन में कहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी कैद में रहने के बजाय क्या इसे इस तरह से ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर नहीं है। और एक घुसपैठिया था वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें दया कर कर एक ही बार में मार डालूंगा, समझे आइनेस। और न फिर जो फ्रीडो होता है वो कहता है कि मेरे हाइनेस। और न फिर अचानक से कोई चिल्लाता है, और फ्रीडो फिर से चिल्लाता है कि योर हाइनेस। और उसके जो स्वर्ड था वो जियांग के बहुत ज़्यादा पास में आ गई होती है। और एक घुसपैठिया था वो कहता है कि क्या तुमने उसको स्वर्ड क्यों नहीं मारी। और फिर जिसने वार किया होता है वो कहता है कि मेरे हाथ हिल नहीं रहे हैं। और फिर जो जियांग था उसकी आंखों में कुछ अलग ही हो रहा था, और वो फिर मतलब कि खड़ा हो जाता है और उसके स्वॉर्ड को तो अपने से दूर करता है। और वो कहता है कि कैसे, और वो कहता है कि मुझे मेरी हेल्प करो, मेरी बॉडी हल नहीं रही है। और फिर जियांग कहता है कि डाई। और फिर सारे लोग चिल्लाते हैं कि एनएस। और फिर हमें ब्लैक लाइट में बताते हैं कि ब्लैक स्टार। और फिर जो सारे लोग जो थे जियांग ने सबको एक ही झटके में मार डाला होता है। और फ्रीडो कहता है कि क्या ये कैसे हुआ योर हाइनेस। और फिर जो जियांग था वो फिर सोच रहा होता है कि ये बॉडी और वो सोच रहा होता है कि ये बॉडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और यहीं पर चैप्टर एंड होता है। और जो जियांग है वही साइन एनस है, और जो साइन एनस है वही जियांग है। और हमें बताते हैं कि फेमिलर्स के वॉरियर्स का हिस्ट्री का दूसरा स्टेज शुरू हुआ। और इस स्टोरी के साथ इसमें एक कैरेक्टर था जो अपनी मौत का सामना कर रहा था, और इतना कमज़ोर था कि वो एक चींटी को भी नहीं मार सकता था। और वो अपनी कमज़ोर बॉडी के साथ चलने में भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। और ये बात और किसी की नहीं बल्कि सेयन की हो रही है। और हम बताते हैं कि और मददगारों की कमी और शोर के कारण एक महल में अकेला एनएस एम्पायर का प्रिंस था, और कैद प्रिंस साइन एनएस। फिर से हमें डार्क लाइट में बताते हैं कि ये कहना भी शर्मनाक है कि वो कुछ लाइन से ही अपेयर हुआ है, और कल्पना की चीज़ों के साथ, नोबल की चीज़ों के साथ। और हम फिर से बताते हैं कि माना जा रहा है कि कल के हमले में उसकी मौत होगी, किसको वार्निंग मिली है। और अचानक से हम एक स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि मतलब कि किसी ने उस पर अटैक किया होता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ मूव ही नहीं कर रहा था। और साइन ने एक नई एबिलिटी को अनलॉक कर लिया था। और मतलब कि जो पिछले चैप्टर में जो पास वो उस पर अटैक करते हैं और वो चंद पलों में वहीं पर मारे जाते हैं। और हमें डार्क लाइट में कोई पर्सन जो था वो बता रहा होता है कि पावर ब्लैक स्टार रिवर मेरी बॉडी के बजाय मेरी सोल से है। और हाँ, फिर से कोई बताता है कि इस पावर के लिए ये सब नहीं है, और मेरी इमेजिनेशन में अपनी ज़िंदगी जो है वो खो दी है उस नोबल के साथ। और वो खिड़की के पास आता है और कहता है कि मेरी सभी अभी सेंसेस अभी जिंदा हैं, क्या ये सपना नहीं है? अगर ये सच में वही जगह है तो फेमलसमर कॉर्डिकल्स से के भीतर ही होगा। और हम फिर से बताते हैं कि भले ही ये कल के हमले में मैं बच गया, मेरे पास ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है। और वो फिर से कहता है कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 3 साल ही बचे हैं। और अचानक से हम ना कुछ देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। और हम बताते हैं कि हीरो अकेला लड़ता रहा उस डीमन किंग से, लेकिन 3 सालों में डीमन रिलम के कारण पूरी एम्पायर ही ढह जाएगी। और हम फिर से बताते हैं कि ये परेशानी है, मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी में लौटने में कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। और सांजो अपने फिर कहता है कि लेकिन हमें उससे पहले कुछ लोगों का सफाया करना होगा। मुझे नोबल्स की जो चीज़ें हैं वो बदलनी होंगी, और डीमन और ह्यूमन के बीच एक पॉइंट पर वॉर होनी शुरू हो जाएगी। और इस बीच हमें एम्पायर को सबसे बड़ी मुश्किल से रोकना होगा। और साइन फिर कहता है कि इस
कि इस परफेक्ट बॉडी के साथ, मतलब इसके पास अभी इसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है। और वो कहता है कि यहाँ तक कि ब्लैक स्टार रिवल भी अभी मेरी अधूरी बची है कमज़ोर छोटे कैरेक्टर के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क होने वाला है। और वो अपने हाथों की ओर देखता है और कहता है कि ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और इस बॉडी के लिए अभी जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पूरा किया जाना है। तो अपने मन फिर कहता है कि सबसे पहले मुझे आसपास की सफाई करनी होगी और कल के हमले के लिए जिसने उन्हें उकसाया था उसे ढूंढकर निपटाना होगा। और फ्रीडो होता है वो कहता है कि सायन भले ही इसे, मतलब कि जो फ्रीडो होता है वो फिर कहता है कि हाइनेस सायन भले ही इसे, मतलब इसका बिहेवियर ऐसा है और उसने वो छोड़ ही क्यों ना दिया हो, ये भी अंपायर का प्रिंस कहा जाता है। और हम कुछ सोल्जर्स को दिखाकर हमें बताते हैं कि कितने लोग रॉयल फैमिली के असेसियन को भेजने की हिम्मत करेंगे और वो उनके रिजल्ट से भी बिल्कुल नहीं घबरा रहे हैं। और फ्रेडो ने एक्सपेक्ट किया था और ये पहली बार भी नहीं है। और यहाँ तक कि जो मेरे गार्ड थे वो कल मौजूद भी नहीं थे और वो अभी भी घबरा रहे हैं। तो इस पर जो हमला हुआ था इस कारण से। और फिर एक जो सोल्जर होता है वो कहता है कि आप रुक जाइए हाइनेस प्रिंस। और फिर जो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा घुटन भरा है, मुझे ताज़ी हवा लेनी चाहिए। सोल्जर कहता है कि सूरज डूब रहा है, बाहर जाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और साइन कहता है कि क्या यहाँ उतना भी जोखिम भरा नहीं है। सोल्जर कहता है कि वैसे भी इसकी अनुमति आपको नहीं है और मुझे ऊपर से ना ऑर्डर भी मिला है। तब वो कहता है मैं किसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और डॉक्टर बताते हैं कि नाइट होना चाहिए। और फिर जो साइन होता है वो उस पर ना एक स्लैश मारता है जिससे जो सोल्जर था वो वहीं पर मारा जाता है। वो फिर कहता है कि मैंने ऐसा ऑर्डर कभी नहीं दिया। वो एक जो दूसरा सोल्जर था वो तो डर जाता है। और फ्रीडो कहता है कि हाइनेस। और जो साइन होता है वो फिर थोड़ा बाहर जो आता है और दिखता है तो कहता है कि क्या रेड मून। और हम फिर से बताते हैं कि सच में ये उस नोबल की दुनिया है। और फिर कोई चिल्लाता है कि जल्दी करो। और अचानक से हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो कि आ गए होते हैं और बताते हैं कि कल रात का हमला जो था वो बिना ग्रुप के तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और अचानक से हम एक, मतलब सोल्जर के लीडर को देखते हैं। साइन को दिखाकर बताते हैं कि फ्रेडो को छोड़कर सबको दुश्मन मानना होगा। और अचानक से कोई चिल्लाता है कि हाइनेस साइन आप क्यों परेशान हैं और आपने अपने बॉडीगार्ड को क्यों मार डाला। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि क्या, तो अब तुम लोग क्या करोगे। और अचानक से जो साइन होता है वो उनसे बोलता है कि अब भी इस हिस्ट्री से तुम अनजान क्यों हो। मेरे गार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाही भी कर रहे हैं, एशियन की साजिश से ये सब। और जो साइन होता है वो फिर कहता है कि एनएस एम्पायर के प्रिंस साइन एनएस के नाम पर तुम सबको फांसी की सजा देता हूँ और क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है। और जो उसका जो सोल्जर्स का लीडर होता है वो अपने मन में कहता है कि शायद प्रिंस जानते हैं कि उस कल रात के हमले में हमारा हाथ था। तो फिर और वो सबसे चिल्लाकर कहता है कि हर कोई अपनी स्वॉर्ड निकालो। और सारे जो सोल्जर थे वो अपने स्वॉर्ड जो थे निकालते हैं और फिर एक एल्स को मार डालो। और जो साइन होता है वो थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और जो लीडर था वो साइन पर अटैक कर देता है। और साइन फिर कहता है कि चलो तो तुम्हारे हम चार्ज को जोड़ते हैं। और ना तो मतलब वो लीडर था वो कहता है कि साइन एनस, और वो उस पर एक स्लैश तो मारता है। और फिर हमें डार्क लाइट में बताते हैं कि यही तो एक क्राइम। और अचानक से उसके मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट भी होने लगता है। और हम फिर बताते हैं कि रॉयल फैमिली की मर्डर करने के जुर्म में। और अचानक से ना वो जो लीडर था वो वहीं पर मारा जाता है साइन के हाथों। और फिर सारे लोग जो थे वो कहते हैं कि कैसे। और जो फ्रीडो होता है वो अपने मन में कहता है कि ये नहीं हो सकता, क्या मैं सचमुच ऐसा हो सकता है। और जो साइन कहता है कि यही तो है। और साइन होता है फिर सारे सोल्जर्स कहता है कि अगर महल के मामले उजागर हो गए तो वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। और फिर बता ये बिल्कुल अलग है, ये उस वीक फ्रेंड्स के लिए नहीं है जो हमेशा अकेला रहता था। ये सब और फ्रीडो सोच रहा होता अपने मन में। और फिर कहता है कि याद रहे तुम्हारा जो कंट्री है वही तुम्हारा मास्टर है। और फिर जो साइन होता है उसी को दिखाकर बताते हैं कि और यही एक अच्छा रूलर होता है। और हमें फिर महल को दिखाकर बताते हैं कि मैं आपके ऑर्डर का
अच्छे से एक्सेप्ट कर लूँगा। और सुबह हो जाती है और साइन वहीं पर खड़ा होता है और हाथों की ओर जब वो देखता है तो कहता है कि क्या ये सचमुच चल रहा है और मैं जल्द ही ब्लैक स्टार रिवर के पहले लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और फ्रीडो वहां पर आता है और कहता है कि योर हाइनेस मेहमान आए हैं। और फिर साइन कहता है कि क्या गेस्ट। और वो फ्रीडो होता है वो कहता है कि प्रिंसेस प्रिंसिला आपसे मिलना चाहती हैं योर हाइनेस। और हम प्रिंसेस प्रिंसिला को देखते हैं जो कि और हमें इसको दिखा कर बताते हैं कि फ्लैशमर के हिस्ट्री के बाद जो जो ये लेडी है वो उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हेट भी सहा है और इसी नाम से ये जानी जाती है। दोनों लोग थे वो आकर बैठ जाते हैं और फिर कोई कहता है कि तो प्रिंसिला वुमेल साइन की मंगेतर है, मतलब इन दोनों का एंगेजमेंट भी हो चुका है शायद। और फिर जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि प्रिंस आपके बारे में क्या और यहाँ अचानक आने का कारण आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है क्या। और फिर जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि योर हाइनेस। और वो फिर से बोल देती है कि प्लीज़ आपके साथ जो मेरी एंगेजमेंट है वो आप रद्द कर दीजिए। प्रिंसिला कहती है कि मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि हाइनेस आपके साथ मैं सगाई है ना वो तोड़ सकूँ। और प्रिंसिला फिर कहती है कि तुम नहीं मानोगे तो मैं भी मान लूंगी। साइन कहता है कि बिल्कुल। और प्रिंसिला कहती है क्या। और फिर जो साइन कहता है कि मैं समझ गया कि अब करने को कुछ भी नहीं बचा है। और प्रिंसिला कहती है कि क्या वो इतनी आसानी से मान गया। और फिर जो साइन होता है अपने आप से बात करते हुए जा रहा होता है। और प्रिंसिला कहती है कि योर मैजेस्टी। और यहाँ पर और फिर कोई कहता है कि योर मैजेस्टी। और वहीं पर एक सोल्जर आता है प्रिंसिला का और वो कहता है साइन से कि प्लीज़ तुम वापस जाओ और प्रिंसिला से माफ़ी मांगो। और साइन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर जो सोल्जर होता है वो कहता है कि प्रिंसिला से आप इस तरह से बिहेवियर बिल्कुल नहीं कर सकते और ये गलत बात है। और साइन कहता है कि ओह तो ऐसा है। और प्रिंसिला होती है वो कहती है कि तुम। और वो अपने मन में है ना सोच रही होती है कि तुमको कब से सगाई करनी थी। अब सगाई टूटने को एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार भी हूँ। और वो फिर अपने मन में कहती है कि अगर ये है तो ऐसा लगता है जैसे मुझे उसने छोड़ ही दिया हो। और अपने मन में बड़बड़ाती है कहती है कि ये नहीं हो सकता, भले ही सगाई रद्द हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और वो फिर थोड़ा बाहर आती है और कहती है कि योर मैजेस्टी। और जो उसका सोल्जर था साइन ने उसे एक ही हाथ से पटक दिया था। और फिर जो साइन होता है वो उसको देखकर बताते हैं कि गैर गौर तुरंत ऐसे ही। और उसी का मतलब सोल्जर का टीममेट होता है वो अपना एक एबिलिटी यूज़ करता है मैजिक का, मतलब जैसे ही साइन उस पर अटैक करता है वो एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। लेकिन जो शील्ड थी वो ब्रेक हो जाती है और वो वहीं पर मतलब कि मारा जाता है। फिर जो साइन होता है वो मतलब वो जो आदमी वहाँ पर अभी गिरा होता है वो उसी का मुंह पकड़ता है और फिर कहता है कि जो भी मेरा रास्ता रोकेगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो वहीं पर मतलब बेहोश था वो हो जाता है। प्रिंसिला होती है वो अपने मन में कहती है कि ये सब क्या हो रहा है अर्थ पर। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि इसे ले जाओ। और वो फिर से कहता है कि मैंने इसे छिपा कर रखा था और वो उसे कुछ फेंक कर दे देता है। और प्रिंसिला कहती है साइन से कि रुको ज़रा 1 मिनट रुको। और वो फिर से कोई कहता है कि क्या सच। और साइन कहता है कि सचमुच ये परेशान करने वाली है। और प्रिंसिला कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ रुकना चाहूँगी तो क्या ये ठीक रहेगा। और वो फिर से कहती है प्रिंसिला की जैसा कि तुम जानते हो कि एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कई चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। और साइन साफ साफ कहता है कि बिल्कुल नहीं। और हमें फिर से थोड़ा बताते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा चलता रहा तो मेरे लिए ये अच्छा ही होगा। और वो फिर से कहता है साइन की वो नोवेल में प्रिंसिला को एक बदकिस्मत प्रिंसेस के नाम से भी जाना जाता है और अगर इसके एबिलिटी को मैं यूज़ करूं तो महल के भीतर जो मेरे दुश्मन हैं मैं उनको भी ढूंढ सकता हूं। और फिर जो साइन होता है प्रिंसिला से कहता है कि प्लीज़ तो तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा कर सकती हो। और प्रिंसिला कहती है कि ठीक है। और वह फिर से बताते हैं कि फिर मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। और हमें गिट को दिखाकर बताते हैं कि मुझे चैमसेयोंग महल में रुके हुए 3 दिन हो गए हैं। और प्रिंसिला को दिखाते और वो मन में कहती है कि लेकिन मैंने प्रिंस को एक बार भी नहीं देखा है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं यहाँ रुकती ही नहीं। और प्रिंसिला फिर अपने मन में कहती है कि क्या चल रहा है अभी। और वो थोड़ा पास्ट का सीन याद करती है और कहती है कि वो पावर जो उसने तब दिखाई थी पावर को पहले कभी नहीं देखा था।
और प्रिंसिला थोड़ा आगे बढ़ती है और फिर कहती है कि मुझे आज उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और फिर वो साइन के पास आती है और कहती है कि योर मैजेस्ट्री। और वो फिर से कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। और वो फिर से उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, क्या तुम सचमुच मुझसे बच रहे थे। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि है तो मेरे महल में रहने का कारण क्या है, सिर्फ इंतज़ार। और साइन कहता है कि अपने शब्दों का लिहाज करो। और फिर जो प्रिंसिला कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। साइन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि हद पार बिल्कुल भी मत करना। है कि मैंने तुम्हें यहाँ रुकने के लिए कभी नहीं कहा, मैंने बस तुम्हें जाने से रोका था। और हमें प्रिंसिला को दिखाकर बताते हैं और इसके अलावा क्या तुम्हारा चेहरा देखने का कोई मतलब कि पॉइंट बनता है या फिर नहीं। और फिर जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि मैं सब समझ गई। और जो साइन होता है वो कहता है कि अगले वीक नाइट गार्ड की जो संख्या है उसे दुगनी करनी होगी। और वो सारे लोगों से कहता है कि 3 लोगों की एक टीम बना दो, नाइट को उनकी आर्मर भी वगैरह भी दे दिए जाएं। और रेड मून को दिखाकर बताते हैं कि कम से कम 3 दिनों के लिए। और जो घुसपैठिए थे वो महल में एंटर कर चुके होते हैं। और हमें फिर थोड़ा महल को ही दिखा देते हैं। और वहीं पर जो साइन था वो अपनी किंग की कुर्सी पर बैठा होता है। और फिर हमें थोड़ा घुसपैठ दिखाकर बताते हैं। और कोई कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अजीब बात है। और घुसपैठियों का लीडर कहता है कि यहाँ सुरक्षा उससे कहीं ज़्यादा कड़ी है जितनी मुझे बताई गई थी। और वो अपने मन में कहता है कि मानो इन्हें पता हो कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। और वो कहता है कि वहाँ पर कौन है। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसका एक टीममेट मरा पड़ा होता है। और वो अपने मन में कहता है कि यहाँ तो कोई ब्लाइंड स्पॉट ही नहीं था। और वो फिर से अपने मन में कहता है कि क्या इस अटैक ये कहाँ से किया है। और अचानक से वहीं पर जैसे ही वो देखता है तो शौक हो जाता है। और यहाँ वहाँ वो देख रहा होता है और कहता है कि कौन है वहाँ, मैं सामने आओ। और फिर न साइन को देखते हैं और वो कहता है कि क्या साइन एनस। फिर अपने मन में कहता है कि प्रिंस साइन अपनी पावर को छुपा रहा था क्या। और फिर से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा और ये बात दूसरों तक भी पहुँचानी होगी। और जैसे ही वो इस वर्ड को पूरा करता है उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। और साइन कहता है कि मैंने कम से कम एक आदमी को बचाने की कोशिश की थी लेकिन तुम अनलकी थे। और साइन फिर कहता है कि और वो आदमी तुम तो बिल्कुल भी नहीं। साइन जो होता है वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है कि जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और वो अपने मन में कहता है कि विस्फोटों की आवाज़ें, क्या ये महल में कोई मैजिशियन है। और वो फिर से कहता है कि ओह मुझे लगता है मैं तो उसे भूल ही गया था। और हम प्रिंसिला को देखते हैं जो कि अपना मैजिक इस्तेमाल करने में लगी हुई थी और कहती है कि तुम कौन हो। और जो प्रिंसिला होती है रॉयल फैमिली पर और उन्हें मारने की सोच भी कैसे सकते हो। और ना थोड़ी भी गुस्से में आती है। और फिर वहीं पर जो कुछ लोग थे वो उन्हीं को मार रही होती है। और फिर मतलब ये घुसपैठिए होते हैं। और जो घुसपैठिए कहता है कि मुझे किसी ने यहाँ पर बताया ही नहीं कि कोई यहाँ पर मैजिशियन भी मिल सकता है। और फिर जो घुसपैठिया था वो प्रिंसिला पर अटैक करता है लेकिन वो एक शील्ड तैयार करती है और उससे मतलब थोड़ा ब्लॉक कर लेती है। और लेकिन वो शील्ड थी वो ब्रेक होने लगती है और वो कहती है कि अरे नहीं, और वो शील्ड टूट जाती है। और घुसपैठिया कहता है कि अब तुम घुसपैठिया होता है उसने वो इस पर एक स्लैश मारता है लेकिन अचानक से उसका जो हाथ था वो वहीं पर रुक जाता है। और वो घुसपैठिया अपने मन में कहता है कि क्या स्वॉर्ड ने अपनी दिशा जो है वो क्यों, जो सोल्जर था उसने अपनी स्वॉर्ड अपने ही अंदर घुसा ली होती है और वो वहीं पर मारा जाता है। और अपने मन में कहता है कि इन दीवारों में कुछ तो बुरा हो रहा है। और वहीं पर साइन जो था वो आ गया होता है और एक घुसपैठिया होता है अपने मन में कहता है कि फेल हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई आदमी होगा चिमसुक महल में जिसके बारे में हम सब सोचते हैं उसे छोड़ दिया गया होगा। और फिर जो साइन था उसने घुसपैठियों को भी नोटिस कर लिया होता है लेकिन वो उस खिड़की को तोड़कर भाग जाता है। और फिर जो साइन होता है अपनी एबिलिटी को यूज़ करता है और फिर प्रिंसिला कहती है कि योर मैजेस्ट्री। और हमें फिर थोड़ा डार्क में बताते हैं कि एक ऐसा आदमी जो ब्लैक स्टार रिवर के लिए एक ट्रेनिंग का मंत्र का यूज़ करता है और मैं इस डार्कनेस का यूज़ कर उसके ऑफिस तक चला जाऊंगा, मतलब हेडक्वार्टर तक चला जाऊंगा। और फिर से कहता है कि मैं ये जरूर करूंगा। और वो मन में कहता है कि जल्द ही वहां पर जाओ। साइन जो होता है एक खिड़की के पास खड़ा होता है
और फिर कोई कहता है कि ये अच्छा है कि ब्लैक स्टार रिवर का फर्स्ट प्लेस दिया गया है, लेकिन और वो अपने मन में फिर कहता है कि मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा अब बेहतर महसूस होना हो रही है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी बॉडी को स्ट्रांग बना सके, और ये और कोई नहीं साइन ही बोलता है। और वो फिर से कहता है कि और फिर कोई कहता है कि प्रिंस साइन यहाँ पर आ गए हैं। और फिर अचानक से हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एवलिन एनस होता है, और फिर हम एवलिन एनस के बारे में बताते कि उसने अपने फॉर्मिसर वॉरियर चैंपियनशिप के वॉरियर को बाहर कर दिया, और वो उन सब से एक मेन कैरेक्टर भी मानी जाती है। और हम फिर बताते हैं कि एनएस एम्पायर की अगली एम्पायर बनने वाली सबसे इम्पॉसिबल वाली प्रिंसेस और रॉयल फैमिली में वॉरियर बनने के लिए तुमको अप्लाई करने वाली एक अकेली वॉरियर्स हैं ये। और हम फिर बताते हैं ठीक है, तो तुमने ठीक किया और कोशिश भी अच्छी की। और एवलिन साइन से कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी की जो अभी सिचुएशन है वो कैसी है। साइन होता है वो कहता है कि इसका मतलब क्या है और तुम कहना क्या चाहती हो। और फिर से एवलिन कहती है कि मैंने सुना है कि कल रात एक हमला हुआ था। और साइन कहता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन पहले ही बाहर लीक वो हो चुकी है। और फिर एवलिन होती है वो फिर अपने मन में कहती है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम रहा होगा, एक आदमी में इतना बदलाव कैसे। और जो एवलिन होती है वो फिर कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा कहती है कि मैं पता लगाऊंगी कि किसने तुम पर हमला किया और मैं उन्हें सजा भी ज़रूर दूंगी। मैं उन गार्डों को भी छोड़ दूंगी जो मैं यहाँ आज लाई हूँ, इसलिए तुम आराम कर सकते हो साइन। और साइन कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एवलिन कहती है कि क्या। और साइन कहता है कि मेरे पास पहले ही कई सारे गार्ड हैं और मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और जो साइन होता है वो कह रहे इसके अलावा तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। और जो एवलिन होती है वो कहती है कि मैं बस यहाँ आई क्योंकि मैं थोड़ा परेशान थी, और भले ही तुम अलग अलग टीमों में हो फिर भी हम एक ही रिलेटेड हैं, और अब लगभग तुम अडल्ट हो गए हो तब। और वो फिर से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि तुमको टेस्ट देने की ज़रूरत है। और फिर से जो एवलिन होती है वो कहती है कि टेस्ट के बारे में तुम भूल जाओ। और फिर साइन होता है वो कहता है कि ये सब क्यों चाहिए। कहती है कि क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम जानते नहीं हो। और फिर साइन कहता है कि तो मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है। और जो एवलिन होती है वो कहती है कि तुम पूरे टाइम ये नहीं सोच रहे थे उस टेस्ट में पास कर पाओगे या फिर नहीं। और साइन कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए टैलेंट या फिर स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है, और तुम्हारा पहला राउंड भी तुम पास नहीं कर पाओगे और वहीं पर तुम फेल हो जाओगे। एवलिन कहती है कि भले ही तुमको वाक सेयोग महल से गुजरना पड़े और उसमें शामिल होना पड़े, वो जगह तो टेस्ट से भी ज़्यादा बदतर है। एवलिन होती है फिर कहती है कि तुम एक वीक भी नहीं टिकोगे। अरे नहीं, वो फिर कहती है कि तुम एक पूरा दिन भी नहीं टिक पाओगे। और फिर कहती है कि इसलिए टेस्ट से गिव अप है ना, वो तुम कर दो। और हम थोड़ा डार्क में बताते हैं कि चैन से होंगे एक पावर ऐसी है जो एनएस के रॉयल फैमिली को दी जाती है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन। और फिर से हमको डार्क लाइट में बताते हैं कि राज करने वाली पावर जो केवल इस वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करती है। कहता है कि मेरा एक सवाल है। और वो फिर से कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मेरे पास पावर नहीं है। हाँ। और हम एवलिन को देखते हैं जो कि कुछ सोल्जर के साथ आगे बढ़ रही होती है। और फिर कोई कहता है कि यार हाइनेस क्या आप वापस आ गई। और वहीं पर हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि कहता है एवलिन से, और वो सोल्जर एवलिन से कहता है कि हाइनेस आप नाइट के साथ वापस क्यों आ गई। और जो एवलिन होती है उस सोल्जर से कहती है कि और उन्होंने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और सोल्जर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना योर हाइनेस, क्या आप सियोन की बात कर रही हैं। और फिर एवलिन कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है, इस हद तक कि मुझे शक हो रहा है कि क्या अब वो वही आदमी है जिसे मैं जानती थी। और फिर से थी अपने मन में, और वो कब इतना ज़्यादा डेवलप हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और क्या वो अपनी पावर छिपा रहा था। और हमें कुछ दिखाते हैं डार्कनेस में, बताते हैं कि क्या वो सच में डेफिनेटली इतना नेचुरल है। और फिर एवलिन होती है वो कहती है कि
शाही महल की निगरानी के लिए उसने अपनी जो सुरक्षा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है और सीक्रेटली इसे नोटिस करने से भी वो बचा है। और सायन पर दूर से नज़र रखो, जो कि वो सोल्जर से बोलती है और सायन होता है उसको दिखाते और फिर उससे कोई बोलता है कि सायन को दिखाते और बताती है कि ऐसा लगता है कि हाइनेस एवलेन आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। और अब हार्ट को दिखाते हैं और बताते हैं कि बिलीव नहीं हो रहा कि वो इतनी कीमती चीज़ आपको देंगी। और हमें फिर से थोड़ा ना बताते हैं कि मृत्यु 1000 साल से भी जिंदा डीमनों की पावर और स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और साइन जो होता है अपने मन में कहता है कि भाई इतना ज़्यादा टेम्पररी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो एक नेचुरल पावर है। हाँ, और वो फिर इसमें बताते हैं कि ये दो चीज़ें हैं जो ब्लैक ब्लेड रिवर, ये काफ़ी ज़्यादा उससे मिलती जुलती है। और हम फिर से बताते हैं मैं अकेला ही हूँ जो ब्लैक स्टार रिवर का यूज़ कर सकता हूँ, तो ऐसी कोई पावर कैसे हो सकती है जो उसी की जैसी सेम दिखती हो। ये कहता है कि तो फिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और फिर जो साइन होता है अपने मन में कहता है कि खैर कौन जानता है कि प्रिंसेस का ये उपकार बाद में मुझे काम आएगा। और हमें गेट को दिखाकर बता दें कि हाइनेस साइन प्रिंसेस वॉर्मेले यहाँ आपकी तलाश में है। और साइन कहता है कि उसे अंदर भेज दो। प्रिंसिला को देखते हैं जो कि कहती है कि तुम मुझे ऐसे आदमी हो जो मुझे नॉर्मली समझकर जिसका कोई प्रेजेंट नहीं है, और अचानक मुझे तुमने ऐसे क्यों बुला लिया। और साइन कहता है प्रिंसिला से कि तुमको महल में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि तुमको कम से कम एहसान का बदला तो चुकाना ही चाहिए। और प्रिंसिला कहती है कि मुझे माफ़ करना साइन, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। और साइन उसे कुछ ड्रॉ कर देता है और कहता है कि इसे पूरा करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। और प्रिंसिला कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ऐसे ही उस ड्राइंग को देखती है और कहती है कि क्या, और ये तुम्हें कहाँ से मिला। और उसको देखती है तो कहती है कि क्या, एक ड्रॉ। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि क्या तुमने अभी क्या कहा, तुम्हारे हाइनेस ने से खुद ड्रॉ किया। और प्रिंसिला कहती है साइन से कि ये ड्रॉ इतनी कीमती है कि जो मैंने पहली बार देखी ऐसी ड्राइंग तो। और फिर साइन कहता है कि मैंने तुमसे ये पूछा है कि इसे तुम्हें पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। और प्रिंसिला कहती है कि मैं इसे कल तक पूरा कर सकती हूँ। और हमें डार्कनेस में बताते हैं कि मैंने सोचा था कि प्रिंस का बेटा जादुई मंत्रों का किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है, और थोड़े से अंदर को छोड़कर ये कुछ डिस्ट्रैक्शन मेकिंग के समान है। और ऐसा लगता है जैसा कि वो ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। और प्रिंसिला फिर बोलती है कि लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इसका यूज़ तुम किस लिए कर रहे हो और इस तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। और जो साइन होता है वो कहता है कि हंटिंग के लिए, बस बात ख़त्म। फिर वहीं पर जो अभी उसके हाथ में जो ड्राइंग थी वही उनके सामने कोई मतलब कि एक मैजिक टाइप का एक स्क्रॉल वो बना होता है। और सारे लोग जो मेड और उसके मतलब कि जो भी महल में काम वगैरह करते हैं वो सब आ गए होती है। और जो मेड होती है वो एक से कहती है, और इसका नाम बुश होता है। और वो मेड उस बुश से कहती है कि सर बुश, क्या मैं जान सकती हूँ कि हाइनेस प्रिंस हमें एक साथ इकट्ठा कर क्या करने वाले हैं। और जो बुश होता है उस मेड, और बुश कहता है कि क्या पता, जब से वो बदला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सोचता है और क्या करता है। और मेड होती है वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके अलावा अब बदले हुए हाइनेस थोड़ा सा मुझे अब कोई सेम टाइम के फील होते हैं और ये बहुत ज़्यादा मुझे डरावने भी लगते हैं। और फिर जो साइन होता है प्रिंसिल कहता है कि शुरू करो। और जो प्रिंसिला होती है वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही है, जो कि हमें घंटा वो अपनी एबिलिटी का यूज़ भी लगातार कर रही होती है। और जो मैजिक सर्कल जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और बिल्कुल वो मैजिक सर्कल के ऊपर आ जाती है। और जो मेड होती है उसके साइड में वो कहती है कि अर्थ पर ये सब क्या हो रहा है और क्या ये कुछ गलत है। और मतलब जो बुश होता है उसकी हालत टाइट हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और प्रिंसेस प्रिंसिला होती है वो अपना जो ब्लड होती है वो उस मैजिक सर्कल पर थोड़ा सा गिरा देती है। और जो बुश होता है उसको कुछ ज़्यादा ही कुछ मतलब वगैरह से होने लगता है, और वो अचानक से उसके मतलब वो एक डीमन टाइप में आने लगता है। वो धीरे धीरे पूरा सा मतलब डीमन में तब्दील हो जाता है। और फिर जो साइन होता है उसको दिखाकर बताते हैं कि ये जादू एक सीमा के भीतर रहता है और अपने दुश्मनों को अपेयर करता है। और फिर जो प्रिंसिला कहती है कि ये क्या हो रहा है साइन, और साइन कहता है कि वो एक दुश्मन है
और हमें बताते हैं डीमन की फिल्म सिमर हीरो का एक कॉरिडल का एक सच्चा दुश्मन। और फिर हम उसी डीमन को दिखाकर डार्क लाइट में बताते हैं कि जो डीमन राजाओं की सेवा करते थे और दुनिया को डिफीट करने की प्लानिंग बना रहे थे, जैसा जैसा कि मुझे एक्सपेक्ट था, ये वही है। और जो डीमन होता है वो प्रिंसिला के सामने आ जाता है, और जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि मेरी ओर वो आ रहा है, और सारे लोग कहते हैं कि हाँ यार ठीक है। और उसके जो सेवियर थे वो उसके सामने आ जाते हैं प्रिंसिला के। और एक जो मतलब एक आदमी जो होता है जिसको साइन ने बहुत बुरी तरह पेला था, और वो कहता है कि प्रिंसिला को प्रोटेक्ट करो, उनकी जितना ज़्यादा हो सके ना उनको प्रोटेक्ट करो, उनको एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और मैं डार्क लाइट में बता दें कि प्रिंसिला के ब्लड मॉन्स्टरों का खून कहा जाता है, और ये मॉन्स्टरों के लिए एक अमृत के बराबर है, और यही उस नोवेल में भी लिखा था। और ये सब ना सायन बता रहा होता है, सायन। और हम फिर बताते हैं कि एक साल में प्रिंसेस प्रिंसिला का जो डीमन ने उनको किडनैप कर लिया, और मॉन्स्टरों के खून की तलाश में है वो अभी। और एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां उसे लगातार ब्लड भरपूर मिल सके, और ये इसी कारण से उन्हें मजबूर होना पड़ा, ना तो वो जिंदा रह सकी और ना ही मर सक। और हमें प्रिंसेस प्रिंसिला को दिखाते हैं जो कि कुछ मतलब ना हो रहा होता है, और हम बताते हैं इसीलिए उसे बदकिस्मत प्रिंसेस भी कहा जाता है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देख लिया था जब प्रिंसिला साइन से फर्स्ट टाइम मिलने आई थी, और फिर जो उसका एक सेवियर होता है प्रिंसिला का, वो कहता है कि वो सॉर्ड, और फिर सील दिखाकर बताते हैं कि यहाँ तक कि उसमें से सबसे एक वीक मॉन्स्टर के पास एक महान पावर है जो कि ह्यूमन से कहीं ज़्यादा होती है। और हमें किसी को पैर को दिखाकर बताते हैं कि डीमन लोग में ऐसे भी बहुत ज़्यादा भर भर कर हैं। और जो डीमन होता है सायन के सामने आ जाता है, और जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि हाइनेस सायन। और जो डीमन था वो मतलब कि उसके बहुत ज़्यादा पास आता जा रहा था, लेकिन सायन भी बिना टाइम वेस्ट किए अपना डार्क ऑरा अपने हाथ से रिलीज करता है, और उसका गला जो था वो पकड़ लेता है। और सायन मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारे पास तो 2 दिल हैं, मैंने सही कहा ना। और जो डीमन था मतलब वो थोड़ा दूर चला जाता है और सायन को थोड़ा दूर कर देता है। और जो डीमन होता है वो कहता है कि ये सब अर्थ पर क्या हो रहा है, और ये मैजिक सर्कल ये क्या है, मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करो। और सायन को देखकर वो डीमन होता है वो कहता है कि और वो कौन सी पावर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और तुम कौन हो। और यहीं पर चैप्टर एंड भी हो जाता है। जो डीमन होता है वो कहता है कि आखिर तुम हो कौन। और फिर सायन कहता है कि ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारा अपोनेंट। और जो डीमन था वो सायन के और न बहुत तेजी से आने लगता है, और सायन अपना डार्क ऑरा निकाल रहा था। और डीमन फिर कहता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो। और सायन अपना डार्क ऑरे को इस्तेमाल लगातार कर रहा था, और सायन कहता है क्या बस इतना ही। और जो मॉन्स्टर पर वो एक अटैक मारता है। जो मॉन्स्टर था वो पेन के कारण बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, और सायन अपने मन में कहता है कि अगर ब्लैक किंग को अगर फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है तो क्या ये हार्डर होता है। और जो डीमन था वहीं पर वो एक ही अटैक से मारा जाता है। और फिर जो कोई होता है बताता है कि अब जब मैंने उसके कोर को भी डिफीट कर दिया है तो उसके लिए जो मदरशिप को जानकारी वापस भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर जो उसका एक सेवियर होता है वो कहता है कि हाइनेस सियोन। और उसका जो प्रिंसेस प्रिंसिला का एक सेवियर होता है वो अपना सिर झुकाकर कहता है कि हेलो हाइनेस सियोन, मेरा नाम वाइट लाइन नाइट का एगलेंस है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब क्या है। और इसका नाम वाइट लाइन होता है, और हम इसे मतलब वाइट लाइन ही बुलाएंगे। और फिर जो साइन होता है मन में कहता है कि क्या ये वही नाइट है जैसे एवलन ने सीक्रेटली भेजा है। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि कुछ भी नहीं, मतलब साइन इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकाल कर बैठा है। और फिर जो लाइन होता है वो कहता है कि क्या। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि मैंने अभी अपोनेंट था जो मेरा दुश्मन, उसका मैंने सफाया कर दिया। और डार्क लाइट में बताते हैं मैं उन्हें उनकी प्रेजेंस के बारे में नहीं बता सकता इससे पहले कि वो पता लगाएं, और मैं छिप जाऊंगा। और अचानक से हमें कंटिन्यू बताते हैं कि पहले से ही उनको हंटिंग करना चालू कर देना चाहिए। और हमें एम्पायर को दिखाते हैं, और वहीं पर एक आदमी जो होता है वो कुछ कर रहा होता है, मैप लेकर पूरे महल का नक्शा उसने लिया होता है।
और फिर उससे कोई कहता है कि तुम प्लीज, और वो कहता है कि अंदर आ जाओ। और वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पास आया होता है और वो कहता है कि स्लीपिंग स्टार प्लेस में अशांति जो है वो मच चुकी है। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या कहा भी तुमने कि हमारी जो हंटिंग का ऑर्डर दिया गया है। और फिर से कहता है कि तुमने कहा कि वो फेल हो गया, हालांकि मुझे पता ही नहीं चला। और जो आदमी आया होता है वो फिर कहता है कि उसके बाद कुछ है। और जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या बाद में। और जो आदमी आया होता है वो कहता है कि कैसल में पहले से ही कुछ मैजिशियन था। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि क्या डार्क मैजिक, तुम्हारा मतलब क्या है। और हमें फिर कुछ दीवारों को दिखाकर बताते हैं, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन महल में अभी सभी आँखें जो हैं वो काट दी गई हैं। और हमने वहाँ काम करने वाले नौकरों से भी पूछताछ की है और उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। मतलब कि जब इसके पिछले चैप्टर में जब मतलब प्रिंसेस प्रिंसिला पर अटैक किया था, जब उस पर ना वो मरते हुए उस बेटिया ने कहा था कि इन दीवारों पर कुछ तो गड़बड़ है। और फिर जो आदमी होता है वो कहता है कि पता लगाने के लिए और लोगों को भेजो। और वो कहता है कि यस सर। आदमी होता है वो कहता है कि और ऐसी अफवाहें भी हैं कि प्रिंस हाल ही में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। और जो उसका सर होता है वो कहता है कि ये सब कैसे हुआ। और वो उससे बताता है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि उनका एक बहुत ही अच्छा कोई अवेकनर टाइप हुआ है। और हमें फिर से बताते हैं कि और कहा जा रहा है कि उनके पास कुछ अननोन पावर्स हैं। और हमें फिर से बताते हैं डार्क लाइट में कि क्या ये पागल हो गया है। खैर आजकल मुझे जान से मारने की धमकियाँ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, इसीलिए। और उसका जो सर होता है वो कहता है कि मुझे उन अफवाहों की कोई भी परवाह नहीं है। और हमें फिर से बता दें कि वो पहले दिन से ही हारा हुआ और एनस के ब्लड से उसके पास एक ऐसी चीज़ बची है और वो है उसके बालों का कलर। और हमें फिर से बताते हैं कि चाहे वो कितना भी पागल क्यों ना हो, वो फर्श पर रेंगने वाले उस कीड़े से तो बेहतर नहीं है। और क्या तुम अभी भी उस चीज़ को संभालने की प्लानिंग बना रहे हो। और जो आदमी आया होता है वो कहता है कि हार मानने के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं बस अंदाज़ा लगा रहा हूँ सर। और उसका सर होता है वो कहता है कि वो ये नहीं जानता कि वो अभी क्या कर रहा है। और वो कंटिन्यू कहता है कि बिल्कुल। और फिर जो उसका सर होता है वो फिर से कहता है कि हम इसे थोड़ा और दिलचस्प क्यों नहीं बनाते हैं। और हम साइन को देखते हैं और फिर जो साइन होता है वो फिर कहता है कि लगभग एक वीक और बचा है। और फिर जो साइन होता है अपने मन में कंटिन्यू कहता है कि ऐसा लग रहा है कि रास्ता और कोई नहीं बचा है। जितना मैंने सोचा था उससे बेहतर निकालना आसान था, क्योंकि ये शहर के बाहरी इलाके में था। मुझे साइन होता है फिर कहता है कि मुझे शक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ और यहाँ और कोई भी नहीं है। और वो कहता है कि इस प्लेस पर और न वो कुछ चीज़ों के सामने आता है। और फिर वो कहता है कि ये चांदनी दावत और ये भी रेगुनेंट राजधानी है। कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपना पीने में लगे होते हैं। और फिर हम बताते हैं कि तुम दूसरे फ्लोर पर हो जहाँ निजी कमरे नहीं है और तुम बिना रिजर्वेशन के अंदर नहीं आ सकते हो। हम फिर से बताते हैं, लेकिन इस जगह की असली पहचान तो ये है कि ये मोनाई इन्फो गिल्ड का है। और ज़्यादा सटीक होने के लिए उनकी सीक्रेट ब्रांचों पर जाना होगा। और वो एक टेबल पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर एक वेटर आता है और वो कहता है और वो सियान से कहता है कि तुम्हें किस चीज़ का ऑर्डर देना है। और फिर जो सियान होता है वो फिर कहता है कि स्नोफ्लेक टेपुरा को धूप में भिगोकर परोसा जाए। और वो फिर कहता है कि ओ तो चलो देखते हैं। और फिर जो सायन होता है उस वेटर के साथ कहीं पर जाने लगता है। और फिर वो फिर अंदर आ जाते हैं और वहीं पर एक जो लड़की होती है वो बैठी होती है। और जो लड़की होती है वो फिर कहती है कि आपको यहाँ आने वाला आप पहले कस्टमर हैं यहाँ पर। और जो सेयन होता है वो कहता है कि क्या आप यहाँ की मैनेजर हैं। और जो लड़की होती है वो कहती है कि आपकी क्या रिक्वेस्ट है, आप मुझे बता सकते हैं। और जो मैनेजर होती है वो कहती है कि बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा करने से पहले क्या आप प्लीज़ अपनी जो पहचान है
वो बता सकते हैं। और सायन होता है वो कहता है कि इन्फो गिल्ड के कस्टमर की पहचान जानने की कब से ज़रूरत पड़ने लगी। और मैनेजर कहती है कि आमतौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन और आप फिर से बताते हैं कि ये एक स्पेशल मामला है और हम अगर नहीं पूछते हैं तो मुझे ये सोचना होगा कि गिल्ड किंगडम। फिर से जो सायन होता है वो कहता है कि ये अभी भी ऑफिस जो है क्या खुला नहीं है। और जो मैनेजर होती है वो कहती है कि ओह, तो ये बात है। बाहरी लोगों की जो बात ही छोड़िए और हमारे समाज के जो लोग हैं उन्हें इनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। और मैनेजर फिर कहती है कि यहाँ तक कि जो लोग जानते हैं उनके चेहरे भी मुझे याद हैं। और तुम और फिर जो सियान होता है वो वहीं पर खड़ा होता है और जो कुछ लोग थे वो ना आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहते हैं कि इसको घेर लो। और फिर ना अचानक से वो हड़बड़ी में आ जाते हैं और इनके सियान जो था वो कुछ नहीं करता और वो कहता है कि क्या। और फिर जो सियान होता है वो कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा तेज हो, लेकिन और वो अपनी डार्क ऑरा जो पावर थी वो निकालता है और सारे लोगों को एक झटके में दूर फेंक देता है, या फिर शायद वो लोग मारे भी जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि वो जिंदा बचेंगे। जिसको उसने ना फेंका होता है वो सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। और मैनेजर कहती है कि ये सब कैसे हुआ। और फिर सायन होता है अपनी मन में कहता है कि वे लोग स्किल के मामले में उनके पास कुछ भी नहीं है और यहाँ मुझे चांद से नज़र रखने के लिए सिर्फ बचना है, लेकिन उन्हें इतनी आसानी से क्यों हटाया जा रहा था। और सायन होता है वो कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसे पता चला। और वो उस मैनेजर से कंटिन्यू बोलता है कि इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ और तुम ऐसा करो। और मैनेजर थी उसकी हालत टाइट हो जाती है और फिर मैनेजर कहती है कि क्या तुम पसंद करोगे। और फिर जो मैनेजर होती है थोड़ा खांस कर कहती है कि ब्लैक फॉरेस्ट और एक फर्जी आईडी पर जानकारी। और वहीं पर जो वेटर आया होता है वो कहता है उस मैनेजर से कि मिस आयरीन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आपने उस कस्टमर का ये सब क्यों एक्सपेक्ट कर लिया। और जो मैनेजर लेडी थी इसका नाम आयरीन होता है। और फिर से हमें ना बताते हैं कि क्या तुमको पहले से ही वो वेटर याद है। और फिर जो वेटर होता है वो कहता है कि हाँ, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। और आयरीन कहती है कि तभी कुछ सेकंड के लिए उस आदमी का वो घूंघट जो था वो उठ गया था। और हमें डार्क लाइट में बताते हैं कि उसके सफ़ेद बाल। और हमें फिर से बताते हैं कि ऐसे लोगों वो एक ही ग्रुप के हैं जिन्हें बालों का रंग उनका ऐसा होता है और वो होते हैं एनएस द रॉयल फैमिली के। और फिर जो वेटर होता है वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये हुआ। और फिर वो कहती है कि एनएस में से एक लोगों ने इसकी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और फिर जो वेटर होता है वो कहता है मैं किसी ज़्यादा जानकारी वाली चीज़ों से मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं करूँगा। और मायरीन कहती है कि पता लगाओ कि वो कौन है। और वो फिर से कहती है कि उसने रॉयल फैमिली को क्यों छोड़ा और वो यहाँ पर अकेला क्यों आया। और फिर कहती है ब्लैक फॉरेस्ट के। और मायरीन कहती है कि ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में हर एक चीज़ पर वो जानकारी लेने के लिए पड़ा है। और फिर जो वेटर होता है वो कहता है कि तो ठीक है। और फिर जो लेडी होती है मायरीन वो फिर अपने मन में कहती है कि वो आखिर हो कौन सकता है। क्या वो करिश्मा जो मैंने एक पल में देखा और सच में मैं चौंक गई थी, और उसके लिए क्या ये एक बस ऐसा ही नमूना था। और वो फिर से अपने मन में कहती है कि क्या वो अगले अंपायर के उम्मीदवार हैं, मतलब क्या नेक्स्ट बुकिंग है। और फिर हमें कुछ पैरों को दिखाते और बताते हैं चाहे मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये और कोई नहीं प्रिंसेस प्रिंसिला बोलती है। और प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम कह रहे हो कि एक मैजिशियन का एक नॉर्मल सा काम होता। और हम एक मैजिक सर्कल को दिखाते हैं और बताते हैं कि अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो इस्तेमाल किया गया वो मैजिक सिर्फ एक ब्लैक मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं था। और फिर जो लेडी होती है अपने मन में कहती है कि रॉयल फैमिली के पास इसकी पॉसिबिलिटी है और वो हर एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि क्या उन्हें कम से कम मुझे बताना नहीं चाहिए था कि मैंने एक आदमी को ऐसा मैजिक जो सर्कल था वो खींचा और यहाँ तक कि मैंने अपना ब्लड जो था वो उस पर डाला भी। और ना फिर वो जा रही होती है और फिर एक जो रॉयल गार्ड होता है वो उस मतलब कि
प्रिंसेस प्रिंसिला को रोकता है। और फिर प्रिंसेस प्रिंसिला कहती है कि ये क्या चल रहा है, और ये और कोई नहीं फ्रीडो था। और फ्रीडो कहता है कि हाइनेस इस टाइम किसी को देखना नहीं चाहते हैं। और फ्रीडो फिर से कहता है प्रिंसिला से कि पिछली घटना से वो बहुत ज़्यादा सदमे में है। और फिर जो प्रिंसिला होती है वो कहती है कि बकवास नहीं, तुम झूठ बोलना ना बंद कर दो। और फिर कहती है कि हाइनेस ने ही सबसे पहले इसका ख्याल रखा, तो प्लीज़ तुम ये अपने वर्ड हैं वो तुम उस कहने से बच सकते। और फिर जो फ्रीडो होता है प्रिंसिला से कहता है कि हाइनेस ने इस मामले को शांत करने का ऑर्डर दे दिया है। और प्रिंसिला कहती है कि लेकिन मैं रॉयल महल का हिस्सा नहीं हूँ और मैं इसके बारे में कुछ नहीं चाहती हूँ, और मुझे क्या सुनना था और तुम क्या बता रहे हो। और वो हाइनेस के बारे में थोड़ा सोचती है और उसका इमेज अपने मन में लाती है। और फिर जो फ्रीडो होता है वो कहता है कि हाइनेस ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है मिस प्रिंसिला। और प्रिंसिला कहती है कि ये क्या है, कि वो है क्या। और वो बताता है कि पीछे जाओ और अगर तुम्हें पास कहने के लिए कुछ है तो कुछ भी मत कहना। और हम साइन को देखते हैं जो कि कहीं पर आ गया होता है। और वो अपने मन में कहता है कि जो ट्रेन है वो जा रही है और क्या वो अपनी पावर भी रिलीज कर रही है। और वो उस ट्रेन में आ जाता। साइन अपने मन में कहता है कि ये मेरा वर्ल्ड नहीं था लेकिन मेरा ये प्रेजेंट है, क्योंकि जो नोबल है उसकी सेटिंग मेरे फ्यूचर में सैकड़ों साल बाद वो तय करेगी। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि एक बार जब मैं अपनी वर्ल्ड में वापस आ जाऊंगा तो मुझे इस तकनीक का यूज़ करने का ट्राई भी करना होगा। और वो कंटिन्यू कहता है कि लेकिन ये वैसा ही है जैसा कि मैंने सोचा था। और वो फिर से कहता है कि मैंने उस चांद की नज़र छोड़ी है, तब से नज़र उनकी मुझ पर ही है। वो कंटिन्यू कहता है कि मैंने इस रीज़न से अपने बालों का जो रंग है वो सबको सामने कर दिया है, इसलिए जब से इस तरह की वो करीब होंगे तो उनके लिए जानकारी इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। और वो फिर से कहता है कि जगह जहाँ से फ्यूचर में आंखें और कान दोनों बन सकते हैं, एक ऐसा गिल्ड जो बिना किसी वॉरियर की मदद करता है और हालांकि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता, और ये उनकी मतलब कि सेफली का कारण भी बनता है। और ये बात और किसी की नहीं बल्कि मायरीन की हो रही है जो कि एक मैनेजर है। और फिर से कोई कहता है इसलिए मैं इसे अच्छे से देखना चाहता हूँ। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि कुछ ही देर में जो खंडहर स्टेशन पर मैं पहुंच जाऊंगा, और फिर जो जर्नी वाले हैं वो इस स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो प्लीज़ बाएं दरवाजे का यूज़ करो। और ये सब ना अनाउंसमेंट हो रहा होता है, सॉरी। और फिर जो साइन होता है मन में कहता है कि मुझे किसी ऐसी आदमी की ज़रूरत है जो मेरे हाथ और पैर बन सके। और फिर साइन ये सब सोचता हुआ जा रहा था और कहता है कि रॉयल महल के जो डीमन में बल और टैलेंट की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए उन्हें इस टेस्ट करने में थोड़ा जो टाइम है वो लग सकता है। और हम एक नोबल को देखते हैं और बताते हैं सिर्फ ऐसा ही तरीका है जो मेरी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, और ये एक नया ऑब्जेक्टिव खींचना है। और हमें एक अंपायर को दिखाते हुए बताते हैं कि खंडहर बाहरी लोगों का एक विलेज, और हम ना इस विलेज जो होता है इसका नाम बताते हैं कि खंडहरी बाहरी लोगों का विलेज। और वो एक विलेज में आता है और कहता है कि मैं अपना पहला जो लवर है मैं वो करूँगा। और वो फिर अपने उसके पैर को दिखाते और बताते हैं कि तुमने सटीक कहा, इस विलेज का तुमने बिल्कुल सही कहा, इस विलेज की समान और कोई जगह ही नहीं है। और फिर जो साइन होता है वो उस विलेज में एंटर है ना वो कर जाता है और अचानक से उसके सामने वो एक आग को देखता है। और फिर जो साइन होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर आया हूँ। और हमें उसी आग को दिखाकर बताते हैं कि खंडहर में हर महीने प्लेटन को शुद्ध करने के लिए ये जो प्रोग्राम वगैरह है ना ये किया जाता है। और हम डार्क लाइट में फिर बताते हैं कि लोग ऐसे देवदूत जैसे इंसानों को और अपने पापों को शुद्ध करते हैं और उनके एक अच्छे फ्यूचर के लिए वो ये सब करते हैं। और हम डार्क लाइट में फिर बताते हैं कि अगर कोई इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है तो उसके महीने और उसके शुद्ध कि उसके जो पाप पुण्य वगैरह हैं वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होते हैं। और हम डार्क लाइट में कंटिन्यू बताते हैं और खंडहर के ख़त्म होने के बाद और इसके शुरू होने से पहले ब्लैक फॉरेस्ट पर शुरू होता है। और हमें एक आदमी की तस्वीर को दिखाते और बताते हैं यही एक ऐसी जगह है जो लॉर्ड उनके फैमिली की असली पहचान जानती है। और फिर जो साइन कहता है कि ब्लैक फॉरेस्ट में जाने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत वो है वो पड़ सकती है। और वो फिर से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। और वो फिर अपना जो डार्क ऑरा था उसे यूज़ करता है और कहता है मैं इसे दोबारा
बिल्कुल नहीं कहूँगा। और अचानक से जो आदमी था वो आ जाता है और कहता है कि क्या, और वहीं पर वो नीचे जो था वो गिर जाता है। और भी फिर कहता है कि कैसे, और शान कहता है कि मैं तुमसे एक एडिशनल रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर शान था वो कंटिन्यू कहता है कि मुझे योनजू कैसल के मैं यूज़ करने का एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। और फिर कहता है कि और उस आदमी की जगह जिसने इस शहर में रहने वाले 6 सिर वाले मोस्टो को टैटू बनवाया था। और फिर जो एक आदमी होता है ना वो गिरा होता है, वो कहता है कि क्या। और फिर जो सायन होता है वो कहता है कि इस अंपायर में जो भी लोग रहते हैं और उनका वो एक हिस्सा है, और मुझे बिलीव है कि इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा। और जो आदमी होता है वो कहता है क्या ये अभी भी बेस्ट आइडिया बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि लेकिन, और फिर वो कंटिन्यू जो है वो कह देता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। और यहीं पर चैप्टर एंड हो जाता है।